The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। रक्षा सौदों में ऑफसेट नीति पर कैग ने सवाल उठाए, रफाल का उदाहरण भी दिया, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि सरकार इतनी जल्दी नीति में बदलाव भी कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ है। 3 तरह के सौदों में ऑफसेट क्लॉज हटा दिया गया है। तफसील से बताएंगे इसके क्या नफा नुकसान हो सकते हैं। साथ ही ये सवाल भी उठाएंगे कि देश की मौद्रिक नीति तय करने वाली कमेटी की बैठक क्यों रद्द हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भारत सरकार पर लगाए गए संगीन आरोप और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें अमृतसर के पास देवीदासपुरा की हैं। किसान पराली जला रहे हैं। समाचार एजेंसी के रिपोर्टर ने पूछा क्यों, तो किसान ने जवाब दिया, हम सरकार से पूछते हैं कि उन्होंने हमें पराली को जलाने के अलावा क्या उपाय दिया है। ये तस्वीरें और इनका संदर्भ ताज़ा है, लेकिन आप साल दर साल सितंबर अक्टूबर के महीनों में यही तस्वीरें और किसानों की यही शिकायत देख सकते हैं। पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण एक सच्चाई है, लेकिन इसके लिए पूरा दोष किसानों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें अब तक किसानों को ये नहीं बता पाई हैं कि वो पराली जलाएं नहीं तो उसका क्या करें। जो उपाय हैं भी वो सबकी पहुंच में नहीं है। इस साल प्रदूषण से खतरा ज्यादा है, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर है। सांस लेने में जिन्हें दिक्कत होती है उन्हें कोरोना से भी खतरा है और पराली के धुएं से भी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी गई है। अदालत ने केंद्र को नोटिस भेजा है। देखते हैं अदालत के दखल से क्या हल निकलता है। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70,589 नए मामले सामने आए और 776 लोगों की मौत हुई। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हो गए हैं 61,45,291। एक्टिव मामलों की संख्या 9,47,576। ठीक हुए मरीज 51,01,397। कुल मौतें 96,318। आईसीएमआर की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक टेस्टिंग की हालत कुछ सुधरी है। 28 सितंबर को 11,42,811 सैंपल्स की जांच हुई। दूसरी सुर्खी बनाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसने आरोप लगाया है कि भारत सरकार द्वारा संगठन को लगातार परेशान किया जा रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इसकी गिनती मानवाधिकार पर काम करने वाले सबसे प्रमुख संगठनों में होती है। यह संगठन भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया नाम से काम कर रहा था। संगठन ने अपनी वेबसाइट पर छपे एक लेख में कहा है कि 10 सितंबर को यह मालूम चला कि संगठन के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके चलते काम को रोकना पड़ा और कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। भारत में संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पिछले 2 सालों से प्रवर्तन निदेशालय समेत तमाम सरकारी एजेंसियां संगठन के पीछे पड़ी थी, जबकि संगठन ने तकरीबन 1 लाख भारतीयों से चंदा लिया। इस चंदे का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद लेख में अक्टूबर 2018 से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई के छापों का ब्यौरा दिया गया है। संगठन का कहना है कि उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई उन 2 रिपोर्ट्स के बाद तेज हुई, जिसमें अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के हालात और दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर टिप्पणियां की गई थी। इस मामले में आपको सरकार का पक्ष भी बता दें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का मानना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया अवैध रूप से विदेशी चंदा ले रहा था, जबकि उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं करवाया था। संगठन पर यह भी आरोप है कि वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते पैसा भारत ला रहा था, जिसकी इजाजत नॉन प्रॉफिट संस्थाओं को नहीं है। सीबीआई में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ चल रहे मामले में की गई शिकायत के मुताबिक संगठन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से 10 करोड़ रुपया एफडीआई के जरिए लिया। इसके अलावा ब्रिटेन के कुछ संगठनों से भी 26 करोड़ बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के ले लिए। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। वोटिंग होगी 3 नवंबर को और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 3 सीटों जौरा, आगर और ब्यावरा पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि विधायकों का देहांत हो गया था। बाकी 25 सीटें उन कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफों के चलते खाली हुई जिनका हृदय परिवर्तन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो गया था। ये सब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कमलनाथ सरकार गिर गई, दल बदल करने वाले विधायकों की विधानसभा की सदस्यता गई, लेकिन कई को शिवराज कैबिनेट में जगह मिल गई। भाजपा ने गणित में खेल करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। ये गणित 28 सीटों के नतीजों के साथ कितना बदलेगा, ये अभी से बताना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें हैं 230। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा हुआ 116। सदन में पार्टियों की हालिया स्थिति पर गौर कीजिए। भाजपा 107, कांग्रेस 88, निर्दलीय 4, बसपा 2 और सपा 1। तो भाजपा को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 28 में से सिर्फ 9 जीतनी है। वहीं कांग्रेस को यही चमत्कार करना हुआ तो उसे 28 के 28 सीटें जीतनी होंगी, तब उसकी अपने बूते की सरकार बन पाएगी। ये बात जरूर है कि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 27 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चंबल और ग्वालियर संभाग में पार्टी 2018 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी कहना मुश्किल है, वो भी तब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपाई हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा देश की 28 और विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के कैलेंडर की घोषणा भी इसी के साथ कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को शुरुआती जांच में आत्महत्या माना गया, फिर सुशांत के परिवार ने दावा किया कि यह हत्या का मामला था। मुंबई में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटना बताया गया। अब एम्स में विसरा की जांच रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें कहा गया है कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहर नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सीबीआई की ओर से सोमवार को कहा गया कि अब तक मिले सभी सबूतों को देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जहर न मिलने पर किसी को क्लीन चिट मिलने की जानकारी फिलहाल नहीं आई है। आखिरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश से जुड़ी है। अदालत ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को आदेश दिया है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको और जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज सभी सेक्स वर्कर्स को महामारी के दौर में राशन की आपूर्ति करें। इसके लिए प्रशासन किसी तरह के पहचान पत्र या राशन कार्ड की मांग नहीं कर सकेंगे। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर की शुरुआत आज यूपी के हाथरस से की जाएगी। वजह है समाज की पुरानी और अनसुलझी समस्या, जिसमें जातीय दंभ से लेकर पितृसत्ता तक के तमाम पहलू नत्थी हैं। 28 सितंबर के शो में हमने 2 घटनाओं के हवाले से जाति के मसले पर बात की थी, जिसमें हाथरस की घटना भी थी। 14 सितंबर को यहां 19 साल की दलित लड़की का कथित गैंगरेप हुआ। 15 दिन बाद आज 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल से शव उन्हें हैंडओवर नहीं किया गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सफदरजंग अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले उसे जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था और 28 सितंबर को दिल्ली लाया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर थी। जिला प्रशासन का कहना है कि 22 सितंबर को लड़की कुछ समय के लिए होश में आई थी और उसने अपने बयान में संदीप और उसके चाचा रवि, उसके दोस्त लवकुश का नाम लिया था। इन तीनों आरोपियों समेत एक और शख्स राम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इधर पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और वो भी कई दावे कर रही है। अलीगढ़ आईजी पीयूष मोरडिया ने कहा, 22 सितंबर को लड़की ने 3 आरोपियों का नाम लिया और रेप के आरोप लगाए, लेकिन शुरुआती मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी
फॉरेंसिक साइंस लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाए, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र ही आ जाएगी। फिलहाल चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को दलित लड़की अपनी मां के साथ खेत गई थी। मां का कहना है कि वो लड़की से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। जब वो लौटी तो लड़की नहीं मिली। खोजबीन शुरू हुई तो लड़की पेड़ के पास लहूलुहान हालत में मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर चोट थी। कहा गया कि उसका गला घोटने की कोशिश हुई। दावा यह भी किया गया कि उसकी जीभ काट दी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि लड़की की जीभ काटने की बात गलत है। ये प्रेस नोट हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और एसपी विक्रांत वीर ने जारी किया, जिसमें घटना और गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने 2 बार मुआवजे का ऐलान किया। प्रशासन ने रेखांकित किया कि 2 किस्तों में परिवार को 10 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने एक आंकड़ा बताते हुए ट्वीट किया, चंदपा थाने वाले प्रकरण में पीड़िता के परिजनों को पूर्व में 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। आज 5,87,500 रुपए की सहायता और दी जा रही है। इस प्रकार कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। इन्हीं डीएम ने अपने हैंडल पर एक ट्वीट पिन कर रखा है, जिसमें लिखा है बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। बाद में उन्होंने एक और ट्वीट किया, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनकी यथासंभव पूरी मदद की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाई जाएगी। ये तो हुई प्रशासन की बात। सरकार के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं? उन्हें हाथरस और हरदोई में अंतर ही नहीं पता है। योगी सरकार में मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हरदोई की घटना बहुत दुखद है। वो ये बताना नहीं भूले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत दुखी हैं। सुनिए सिद्धार्थ नाथ सिंह को। क्योंकि जो घटना है हरदोई की बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। तो जो कुछ कर सकते हैं सरकार इस पर कर रही है। मगर एक बात जरूर है कि ये घटना दुखद है और जिन लोगों ने ये कार्य करा उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उन पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। घटना पर विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। बसपा प्रमुख मायावती ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। सोशल मीडिया पर दिन भर एक बार फिर हैशटैग चले। किसी ने लड़की के नाम का हैशटैग चलाया, किसी ने फिर से निर्भया, गुड़िया जैसे नाम दिए। अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। मृत लड़की और आरोपी संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लड़की के परिवार का कहना है कि संदीप का परिवार हमेशा से गांव के दलितों को परेशान करता रहा है। 19-20 बरस पहले दोनों परिवारों के बीच लड़ाई भी हुई थी। संदीप के दादा ने मृत लड़की के दादा को छोटी सी बात पर पीटा था, जिसके बाद SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। 3 महीनों तक वो जेल में भी रहा था। लड़की के भाई ने संदीप के खिलाफ पुलिस में परेशान करने को लेकर मामला भी दर्ज कराया था। बावजूद इसके ये घटना होकर रही और इसके बाद भी आरोपी चुप नहीं बैठे। स्थानीय अखबारों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें गांव में ऊंची जाति के लोगों से धमकी मिल रही है कि उन्नाव जैसा हश्र कर देंगे। इसके बाद गांव में PAC की तैनाती कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि गांव में 600 परिवार रहते हैं। इनमें से आधे ठाकुर हैं, 100 परिवार ब्राह्मण हैं, करीब 15 परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शो में अब बात किसानों की। कृषि से जुड़े 3 कानूनों पर जारी विवाद के बीच अब विपक्ष इनके खिलाफ संविधान से जुड़ा कानूनी रास्ता तलाश रहा है। कांग्रेस ने 28 सितंबर को देश भर में प्रदर्शन किया। अब केरल से एक कांग्रेस सांसद तीनों कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। त्रिसूर लोकसभा सीट से सांसद TN प्रतापन ने इन कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकारों की बात करने वाले आर्टिकल 15 में अस्पृश्यता की मनाही और आर्टिकल 21
जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जो कानून कॉन्ट्रैक्ट पर खेती की बात करता हो वो अवैध और असंवैधानिक है। इसके अलावा कांग्रेस ने 4 कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि इन कानूनों को बाईपास करने के विधायी रास्तों पर विचार करें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। 28 सितंबर को उन्होंने भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में तीनों कानूनों के खिलाफ धरना भी दिया था। उन्होंने कहा कि पंजाब से कभी सलाह मशविरा नहीं हुआ और राज्यों को दरकिनार किया गया। एमएसपी पर केंद्र सरकार के बयानों पर उन्होंने कहा, अगर वो संविधान से मिली गारंटी का उल्लंघन कर सकते हैं तो कौन मुंह जबानी बात का भरोसा करेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी को निर्देश दिए हैं कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने वाले इन कृषि विरोधी कानूनों को न मानने के संवैधानिक रास्ते पर विचार करें। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कांग्रेस ने राज्यों को निर्देश देने के पहले वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सलाह ली है। इसके लिए सोनिया गांधी ने राज्यों से अनुच्छेद 254 का सहारा लेने को कहा है। इस अनुच्छेद के तहत समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र के बनाए कानून में राज्य बदलाव कर सकता है। हालांकि इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी जरूरी है। कांग्रेस को इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि ये एक मजबूत राजनीतिक स्टैंड होगा। अब बात करते हैं रक्षा खरीद नीति में हुए एक अहम बदलाव की। रक्षा खरीद जैसे विषयों को अमूमन हम बोरिंग मान लेते हैं। हमारा ध्यान तभी जाता है जब उन्हें रफाल जैसे किसी चर्चित मामले को जोड़कर बताया जाए। इस हिसाब से सरकार के ताजा फैसले में आपको दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि ये फैसला ऑफसेट नीति को लेकर हुआ है। वही ऑफसेट नीति जिसे लेकर रफाल खरीद सौदे में घपले के आरोप लगे थे। ये बात और है कि कोई आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सका। खैर, खबर पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP जारी किया है। इसके तहत 3 तरह की रक्षा खरीद को ऑफसेट नीति से बाहर कर दिया गया है। पहली, भारत सरकार और किसी दूसरे देश के बीच हुए समझौतों के तहत हुई खरीद। भारत सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार से खरीद, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। रफाल ऐसी ही डील थी। सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट माने एक ऐसी खरीद जिसमें शुरुआत से एक ही वेंडर से सौदे पर काम हुआ हो। अमूमन रक्षा खरीद कई वेंडर्स में से एक को चुनकर होती है, लेकिन कुछ मामलों में सीधे एक वेंडर चुनकर खरीद की जाती है। रक्षा मंत्री का कहना है कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़त मिलेगी। ये दावा कितना सही निकलेगा वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि 2005 से चली आ रही ऑफसेट नीति से देश को कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। नियम बनाया गया था कि विदेशी वेंडर से 300 करोड़ से ऊपर किसी भी सौदे में से कम 30% वापस देश में निवेश करना होगा। लेकिन कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इस नीति के तहत कंपनियों ने अपने वादे पूरे नहीं किए। आज तक एक भी वेंडर ने भारत को कोई उन्नत तकनीक ऑफसेट के रूप में नहीं दी। इस फैसले के परिणाम समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अब भारत को इन 3 तरह के सौदों में कुछ कम रकम चुकानी होगी, क्योंकि ऑफसेट्स के चलते सौदों की कीमत बढ़ जाया करती थी। अब बात अर्थव्यवस्था की। पहली तिमाही के GDP आंकड़े आने के बाद अर्थव्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हर 2 महीने में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक टाल दी। ये 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित थी। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य तय करता है, पैसों का संचालन करता है। इसी से जुड़ी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। पॉलिसी का रिव्यू होता है। कमेटी का मुख्य काम ब्याज दरों का बेंचमार्क तय करना है। इसी बैठक के बाद रिजर्व बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताता है। डावाडोल अर्थव्यवस्था के बीच इस बैठक के टलने को बड़ी बात माना जा रहा है। RBI ने कहा है कि बैठक की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 2016 में उर्जित पटेल के गवर्नर रहने के दौरान पहली बार ये बैठक हुई थी। तब से पहली बार ऐसा हुआ कि इसे टाला गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कमेटी में 3 सरकार के और 3 रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिस्से के 3 सदस्य ही नामित नहीं कर पाई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जॉर्ज मैथ्यू और सनी वर्मा की रिपोर्ट बताती है कि सरकार की तरफ से नामित 3 सदस्यों रविंद्र ढोलकिया, चेतन घाटे और पामी दुआ का 4 वर्षों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। RBI ने यह भी मांग की थी कि कोविड के चलते इनका कार्यकाल मार्च 2021 तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया क्योंकि RBI एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
उम्मीद थी कि नए सदस्यों को 28 सितंबर को नामित कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विभागों से हरी झंडी मिलने में देरी हुई होगी। एमपीसी की अध्यक्षता रिजर्व बैंक गवर्नर करता है। 4 अक्टूबर 2016 को एमपीसी ने पहली बैठक के बाद लगातार रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट का मतलब वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक देश के दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। पिछले 4 साल में रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट और पिछले 9 महीनों में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अक्टूबर 2016 से पहले आरबीआई गवर्नर ही पॉलिसी की दरें तय करता था, लेकिन अब ये काम एमपीसी करती है। एमपीसी की पिछली बैठक 6 अगस्त को हुई थी। जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के लिए नाजुक मोड़ है। ऐसे में सरकार की तरफ से समय से अपने सदस्य नामित ना करना इसकी गंभीरता को कम करता है। दी ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं महेश संतोषी की ये पंक्तियां। ये इंसान है या हैवान या शैतान, कौन है जो बर्बरता की सभी सरहदें पार कर जाता है। कहते हैं बलात्कार का शिकार खुद ही होता है उसका असली साक्षी। उससे बढ़कर कोई साक्ष्य नहीं होता, उसकी मौत के साथ ही मर जाता है हर पीड़िता का साक्ष्य और सार्थकता। फिर भी हमारी अदालतें कभी कुछ नहीं सीखती। न चीखता हमारा समाज, न सिहरता, न मशाले हाथों में संभालता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।